नमस्कार, मैं अनु पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंद न्यूज़ .live पर। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कई कपल्स को पेरेंट्स बनने में मदद किया। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ आज मौजूद हैं जानी मानी डॉक्टर शिप्रा बागची जी, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर बागचीज़ IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ की। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंद न्यूज़ .live पर। थैंक यू अनु। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर IVF की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? देखिए, IVF की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इनफर्टिलिटी यानी कि संतानहीनता की समस्या बढ़ती जा रही है और उसके बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कि आजकल जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो बहुत चेंज होता जा रहा है। जी। खासकर अर्बन एरिया में लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी मैरिज को कैरियर की वजह से। लोगों का खान पान, डाइट, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होता जा रहा है। आजकल स्ट्रेसफुल हो गई है बहुत ज़्यादा, और खासकर अर्बन लाइफस्टाइल। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन पे काफ़ी असर पड़ता है। इस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से जब इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है तो IVF की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। तो मैम, जो आजकल लोग स्मोक और ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, क्या वो भी इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है? जितनी ज़्यादा जो ये नशीले पदार्थ होते हैं इनका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे। जो मतलब कि कंसीव करने की जो प्रॉब्लम होती है ये इन सब नशीले पदार्थ के सेवन की वजह से बहुत बढ़ता है, क्योंकि इनका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। मैम, तो सबसे पहले हम तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कभी कभी होता है कि मेल और फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए, जब मेल सिर्फ IVF ही एक सहारा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल्स की रिपोर्ट अगर नॉर्मल है, जैसे कि हमें मोटे तौर पे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई कारण ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, तो हम इन्हें एक कैटेगरी में रखते हैं जिसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो मेल और फीमेल है उनकी एज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अगर उनकी एज कम है तो हम पहले नॉर्मल ट्राई कराते हैं, फिर IUI, और जब ये सब प्रोसीजर्स नहीं कारगर होते हैं तब हम IVF की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर उनकी एज ज़्यादा है, वो लेट 30s में है, 40s के पास पहुंच रहे हैं, तो हमें कई बार IVF का सहारा पहले ही लेना पड़ता है। मैम, आप कैसे लोगों को इसके लिए इनकरेज करती हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमारा सोशल एरिया है, ज़्यादातर IVF को लेकर के बहुत ज़्यादातर लोगों में स्टिग्मा है कि हाँ, IVF कोई स्टिग्मा की तरह लेते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा अनु कि IVF की एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में अभी उतनी नहीं है। लोग IVF कराते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, सोचते किसी को पता ना चले, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। इस वजह से लोग IVF को खुल के बताना नहीं चाहते हैं। तो मुझे इनकरेज करने में एक्चुअली कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत है वो भी हिचकिचाते हैं कराने से, बट उनके पास जैसे कोई और ऑप्शन बेटर नहीं है तो उनको ये कराना पड़ता है। तो मैं उनको कन्विंस करती हूँ कि भाई, अगर आपको बाकी सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये एक IVF एक मेडिकल साइंस का मिरेकल है। इसकी वजह से लाखों लोग पूरी दुनिया में पेरेंट्स बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लखनऊ में बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं, आपके यहाँ ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ हैं? बेसिकली क्या है कि IVF जो प्रोसीजर है उसका सक्सेस रेट एक्चुअली डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल पे। जी। तो मैं दूसरे सेंटर के बारे में तो नहीं जानती हूँ, बट मैं अपने सेंटर के बारे में बता सकती हूँ कि हम बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। हर पेशेंट को हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हर पेशेंट के लिए एक अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है जो उसको सबसे ज़्यादा सूट करे, जो उसके सक्सेस को बढ़ाए। तो हम उस पर फोकस करते हैं। और ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब है, वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, कितना क्वालिटी कंट्रोल है, क्या नहीं है। तो
अभी हमारा सेंटर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रासाउंड है, लैब है, ओटी है। हमारे लैब में एयर हैंडलिंग यूनिट भी लगा हुआ है जो वातावरण को बिल्कुल क्लीन रखता है। तो हम सारे स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हमारा सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है, मोर देन 75% रहता है, कभी कभी 80-90% भी जाता है। तो हम एक्चुअली पेशेंट के, इंडिविजुअल पेशेंट के प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हुए, अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए हम इस तरह से काम करते हैं। तो मैम आप उनको मेंटली कैसे IVF के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलती हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं, देखिए पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ज़्यादातर कई सालों से स्ट्रगल करके थक चुके होते हैं। तो उनके कई बार तो वो बहुत इजीली वो होते हैं कि हाँ ठीक है, किसी भी तरीके से हमें एक बेबी चाहिए, वो इस मेंटल स्टेटस तक पहुंच चुके होते हैं, तो दे आर रेडी। लेकिन कुछ लोग जिनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है बट उनको ज़रूरत है IVF की, उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि वो कन्विंस इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक भ्रांति होती है कि IVF सबसे लास्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। किसी पेशेंट्स को ये फर्स्ट स्टेप में भी ज़रूरत पड़ सकती है IVF की, तो उनको कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट समटाइम्स दे गेट कन्विंस, समटाइम्स नॉट। मैम आप उनको सजेस्ट कब करती हैं? कभी कभी जैसे कि अभी पहले भी पूछा था कि दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होती है, तो क्या आप पहले उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं? IVF का सजेशन उनको मतलब कैसे देते हैं? देखिए IVF कराने के पीछे कई सारे रीज़न होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडिकेशंस, कि इनको IVF की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी की अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, महिला की ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो उनके पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें IVF कराना पड़ता है। अंडों की क्वालिटी बहुत कम हो गई है या संख्या बहुत कम हो गई है, उनको IVF की ज़रूरत पड़ती है। मेल फैक्टर है, स्पर्म काउंट क्वालिटी बहुत कम हो गई है, उनको IVF की ज़रूरत पड़ती है। या फिर यूट्रस में ऐसी प्रॉब्लम है यूट्रस के आसपास जिसमें वो नेचुरल कंसीव करने में उनको दिक्कत होगी, तो उनको भी IVF की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मैंने आपसे कहा, एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को अगर बहुत टाइम हो गया है, कोई रीज़न नहीं है, बट इट हैज़ बीन मोर देन 5 years, 6 years, 7 years, तो उन्हें भी IVF ही की ज़रूरत पड़ती है। मैम हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने गायनी में इनफर्टिलिटी स्पेशलाइजेशन को ही क्यों चुना? अनु, ऐसा था कि जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद मैंने एक मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं सारे गायनी के प्रॉब्लम्स के साथ डील करती थी। लेकिन जब मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को देखती थी और जब वो कंसीव कर जाते थे, तो जो वो खुशी जाहिर करते थे, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि जब ये कंसीव कर जाते हैं, उनको एक बच्चे के रूप में खुशी मिलती है, तो उस खुशी को देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसी लाइन की तरफ ही अपने आप को फोकस करूँगी। मैम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप पेशेंट्स को तुरंत IVF के लिए सजेशन देती हैं या फिर उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखती हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से या किसी और तरीके से बेबी अगर हो पाए? ऐसा है अनु, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी थॉरो हिस्ट्री होती है, उसकी अब तक के क्या ट्रीटमेंट लिया, उसने क्या नहीं लिया, क्या क्या जांचें हो चुकी हैं, क्या वर्कअप कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कई बार पेशेंट आते हैं जो पेरीफेरी से, उनका वर्कअप ही कंप्लीट नहीं होता है, तो हम लोग पहले वो वर्कअप कंप्लीट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा। अब जैसे कभी पेशेंट आते हैं कि उनका ट्यूब टेस्ट ही नहीं हो रखा है, तो बिना ट्यूब टेस्ट किए, अगर एज कम है तो हम ट्यूब टेस्ट करा के फिर उसको नेचुरल ट्रीटमेंट दे के भी ट्राई कराते हैं, और बहुत बार पेशेंट कंसीव कर जाते हैं नॉर्मल तरीके से। हाँ, और एक ट्रीटमेंट होता है IUI, वो भी बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा कर जाता है और वो कंसीव कर जाते हैं। तो जो पेशेंट की जिस ट्रीटमेंट के लिए जो सूट करता है, उसको वो ट्रीटमेंट पहले हम एडवाइस करते हैं। जब वो नहीं काम करता है और कई ट्राई के बाद नहीं होता है, देन वी गो फॉर IVF, ठीक है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि हाँ, उनको जैसे मैंने बताया पहले कि हाँ, फर्स्ट गो में ही IVF की ज़रूरत पड़ सकती है, जिनका क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई ट्यूब ब्लॉक है, सीमेन फैक्टर बहुत ख़राब है। तो इन सब चीज़ों में फिर हम डायरेक्टली उनका टाइम वेस्ट किए बिना उनको IVF सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये इतने दिनों से स्ट्रगल करते हैं, सालों से, उसमें वो इतना पैसा और टाइम ख़राब कर चुके होते हैं, तो उनको फिर हम बिल्कुल वो कहते हैं कि आप बिल्कुल टाइम और
कोई भी इधर उधर के ट्रीटमेंट में आप अपना पैसा Waste खराब करें। ना करें। जी बिल्कुल मैम। तो जैसे कि फर्स्ट बेबी आईवीएफ के थ्रू हुआ अगर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी आगे हो सकती है कि सेकेंड बेबी नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, और मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसा हुआ है उनके साथ, जबकि वो बिल्कुल ऐसे केस थे कि जिनको लगता नहीं था कि वो बिना आईवीएफ के कंसीव कर पाएंगे, लेकिन उनका पहला बेबी आईवीएफ से हुआ और वो 6 महीने साल भर बाद ही दूसरा बेबी कंसीव करके आ जाते हैं। इसका पीछे रीज़न होता है स्ट्रेस लेवल का डाउन होना। जब एक बेबी हो जाता है तो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, उस वजह से वो कंसीव कर जाते हैं, उनके बॉडी में हीलिंग हो जाती है चीज़ों की। मैम हम ज़्यादातर तो यही देखते हैं कि आईवीएफ को लेकर के लोगों में ये भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ रहती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपका सेंटर ऐसे लोगों की क्या हेल्प कर सकता है? देखिए, आईवीएफ एक्सपेंसिव है, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि हर किसी के रोज से बाहर हो, और डिपेंड करता है कि हर पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे होता है। अगर किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसी एक्स्ट्रा प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही नॉन अप्रोचेबल, अमूमन 1.5 से 2 लाख के बीच में प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभार ये होता है कि 20-30 हज़ार का कुछ प्रोसीजर एक्स्ट्रा करना पड़ जाए टू हैव द सक्सेस। ठीक मैम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों में आईवीएफ को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। लाइक जैसे लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं वो उनके इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है देन इनके आईवीएफ बेबीज़ के। तो ये ऐसी सारी जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हैं, मिथ्स फैले हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आईवीएफ को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। उसमें से एक ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि जो आईवीएफ से बेबी होंगे वो कमज़ोर होंगे। जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आईवीएफ से बेबी होते हैं उनके कमज़ोर होने में, उनमें आनुवंशिक कोई भी प्रॉब्लम होने का चांस उतना ही है जितना नॉर्मल पॉपुलेशन के बेबीज़ के लिए है। हाँ, कभी कभी बच्चे वीक होते हैं, इसका रीज़न मदर की कंडीशंस पे होता है, क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी है, जो ये प्रॉब्लम है, ये कभी यूट्रस की प्रॉब्लम की वजह से होती है, कभी ओवरी की प्रॉब्लम की वजह से होती है। इस वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उनमें कभी कभी ये ग्रोथ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम रही, उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पे होता है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आईवीएफ, वो उस जो प्रेगनेंसी की गर्भावस्था चली है उसकी वजह से होता है। तो ये एक मिथ है जो लोगों को मतलब इसको दूर करना ज़रूरी है। मतलब कि अदरवाइज तो मैंने तो अपने आईवीएफ बेबीज को देखा, दे आर वेरी एक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट। जी, यानी कि नॉर्मल बच्चों की ही तरह आईवीएफ बेबीज भी होते हैं। क्योंकि आजकल टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है, हम एम्ब्रियो सिलेक्शन करते हैं, जो सबसे गुड क्वालिटी का एम्ब्रियो होता है उसको हम चूज़ करके डालते हैं। एक नेचुरल सिलेक्शन है और एक हमारा मैनुअल सिलेक्शन है, हम ह्यूमन सिलेक्शन है, तो हम भी सिलेक्ट करके ही डालते हैं। और ज़्यादातर लोगों में ये भी थोड़ा सा मिथ है कि ज़्यादातर बॉयज़ ही होते हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं इस रेशियो में। ये आपने बहुत सही सवाल उठाया, ये मिथ बहुत है। लेकिन मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि आईवीएफ से ऐसा कुछ नहीं है कि मेल या फीमेल का रेशियो कुछ चेंज होता है। जितना एक जनरल पॉपुलेशन में, देखिए जनरल पॉपुलेशन में भी मेल चाइल्ड होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उतना ही बस आईवीएफ के साथ भी है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ कराने से आपका चांस बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये एग फ्रीजिंग क्या है? ज़्यादातर हम लोग सेलिब्रिटीज़ के लिए सुनते हैं, जैसे कि हमारी हाल ही में एक एक्ट्रेस भी हैं मोना सिंह जी, उनके बारे में भी ये सुना है कि उन्होंने एग फ्रीजिंग कराई है। तो आखिर ये क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। एग फ्रीजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है इसका, आईवीएफ का, जो हेल्प कर सकता है उन गर्ल्स को जो एक हाई टाइम होता है मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग का, उसमें वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे वो उनकी कैरियर की वजह से हो या जिस वजह से भी हो। उनको अगर ये फील हो रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड सून, तो वो उसमें एक फ्रीजिंग एक बहुत ही अच्छा टूल बन जाता है। अगर उनकी लेट मैरिज होने की संभावना दिख रही है तो वो अपने अंडों को फ्रीज करा सकते हैं, क्योंकि 35 की एज के बाद अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत तेज़ी से गिरते हैं। अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट ऐसा लेना है जिसमें एक की क्वांटिटी पे इफेक्ट आ सकता है, कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट हो या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट, वो भी अपना एक फ्रीज करा सकते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ बोन फॉर देम।
मैम आगे हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या आपके यहाँ भी कोई एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी है ऐसी? बिल्कुल, हमारे यहाँ एग फ्रीजिंग की पूरी फैसिलिटीज़ है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू अनु, एंड आई वांट टू थैंक hindnews.live.com। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शिप्रा बागची जी, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर बागचीज IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ की। तो दर्शकों, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हिंद न्यूज़.live पर। नमस्कार।